today we are going to discuss about the residential status. ठीक है, तो इनकम टैक्स में किसी भी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटीज इस बात पे डिसाइड करती है कि वो कहाँ का रेजिडेंस है। अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स का क्या प्रोसीजर होगा। अगर वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इंडिया में अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो उसका क्या रोल होगा। और अगर इंडिया में वो रेजिडेंट नहीं है तो तब उसकी टैक्स लायबिलिटीज का क्या रोल रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि रेजिडेंस पे ही डिपेंड करेगा आपकी टैक्स लायबिलिटीज कितनी बनती है, आप कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देंगे और कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रेजिडेंशियल सिचुएशन पे। रेजिडेंशियल मतलब आपके निवास की स्थिति, कि जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट करके दे रहे हैं उस साल आप की जो आपकी रेजिडेंशियल स्टाइल जो है वो कहाँ का है और कितने दिन आप इंडिया में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है HUF। तो हम इन दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमें बात करनी है। तो वो देखिए, मैं आपको एक PDF दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप क्लियरली जो है आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये आपको बताएगा कि आपने किस इनकम के ऊपर टैक्स देना और किसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। ठीक है ना, ये उस चीज के ऊपर डिसाइड करता है। तो this is residential status and tax liabilities. As you can see, introductions first. Though it is not necessary for a person that he will be received income only in India, he may also get the income from the foreign countries. ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन से आपको इनकम मिल रही हो, तो उस इनकम के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो आपके लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। So on which income he will be paid tax, on which income he will be not pay tax। ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ SSC's रेजिडेंशियल स्टेटस कि प्रीवियस ईयर में वो कहाँ रहा। तो देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम यहाँ पे है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC's डिफरेंट काइंड के SSC। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टाइप ऑफ SSC यानी कि सभी तरह के जो करदाता है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको क्या शो करता है। तो इंडिविजुअल के बारे में, आप इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। दो इंडिविजुअल यानी कि जैसे हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि वो फैमिलीज जो कि कंबाइंड होती हैं। ठीक है, राजशाही जिनमें है अभी भी, ठीक है, वो फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी आपके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, कंपनी फर्म और एसोसिएशन पर्सन या तो रेजिडेंट होगी या नॉट रेजिडेंट होगी। कब होगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल क्या होगा, या तो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ही इज रेजिडेंट और नॉट। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि वो भारत में निवासी है, फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह का निवासी है इंडिया में। ठीक है, वो इंडिया में किस तरह का निवासी है, क्या वो साधारण निवासी है या वो असाधारण निवासी, यानी कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। इसी तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में भी है कि हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, साधारण है या फिर असाधारण। अब अंडर सेक्शन 6(1) के अंदर हम देखते हैं कंडीशन फॉर इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं। देखो, रेजिडेंट होने के लिए आपके पास दो बेसिक कंडीशन है। इन दो बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप हो जाते हैं भारत में निवासी। ठीक, पहली चीज
क्योंकि हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि वी आर रेजिडेंट और नॉट। यहाँ पे देखिए वी आर रेजिडेंट और नॉट, हमने ये बोला ना कि हम रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो रेजिडेंट है या नहीं है उसके लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि वी आर रेजिडेंट और नॉट। जब हमने ये डिसाइड कर लिया फिर उसके बाद हम इन दो चीजों पे आएंगे, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने के लिए ये आपके पास कंडीशंस यहाँ पे रखी हुई हैं, बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशंस ये डिसाइड करेगी कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले इफ एन एसएससी स्टे मोर देन 182 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। क्योंकि जनरली हम इनकम क्या करते हैं, इस साल जो जिस इनकम पे हम टैक्स देंगे वो पिछले साल की इनकम होगी। हमारा जो इनकम टैक्स का जो ईयर हम जिसको कहते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, तो जब हम इनकम टैक्स देते हैं 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर, तो 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच आपने जो भी इनकम कमाई है उसके ऊपर आप नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट 1 अप्रैल से लेके और मोर ओवर वैसे जुलाई अगस्त तक इसकी डेट रहती है, अब उसके ऊपर आप इनकम टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम, कि प्रीवियस ईयर में क्या इनकम थी आपकी। ठीक, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो 182 दिन भारत में रहा या नहीं। ठीक, दूसरी कंडीशन है इफ ही हैज बीन स्टे इन इंडिया, क्या वो इंडिया में रहा। इफ ही इज स्टे इन इंडिया मोर देन 365 डेज, 365 दिन वो भारत यानी कि 1 साल 4 साल में, इमीडिएट प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर से 4 साल प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में वो 1 साल इंडिया में रहा हो, या फिर 60 ईयर इन अ प्रीवियस ईयर। ठीक ठीक, अगर वो 182 दिन नहीं रहता, 60 दिन रहता है, लेकिन फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पिछले 4 सालों में से एक 365 दिन इंडिया में रहा। अगर वो इंडिया में रहा, अगर वो इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, अगर वो इन दोनों में से, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशंस अगर फुलफिल कर देता है तो ही विल बी रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इफ सेटिस्फाई एनी वन ही विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत का निवासी माना जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इफ बोथ ऑफ द अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल द इंडिविजुअल ट्रीटेड एज नॉट रेजिडेंट, वो भारत का निवासी नहीं होगा, वो भारत का निवासी नहीं कहलाया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये क्लियर हो गया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर हम आएंगे एडिशनल कंडीशन पे कि वो किस तरह का रेजिडेंट है, वेदर इज ऑर्डिनरी एंड वेयर इज नॉट ऑर्डिनरी, साधारण और असाधारण निवासी। इसके लिए फिर से हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, हमने इन 2 कंडीशंस को जो है फुलफिल करना है। एडिशनल कंडीशन हम उसको कहते हैं, पहली कंडीशन है इफ व्हेन एसएससी स्टे एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल वो भारत में रहा हो, या एन एसएससी स्टे एटलीस्ट years immediate preceding of previous year, या तो फिर वो कितने साल रहा हो, 7 साल। ठीक है, immediate preceding 7 years। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है बात, अगर ये दो कंडीशंस है, अब इन दोनों कंडीशंस में अगर उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली, एडिशनल अगर उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो वो एज ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है तो इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल्स ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर उन दोनों में से उसने कोई एक कंडीशन फुलफिल करी है तो वो फिर नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो निवासी होने के लिए आपको बेसिक जो 2 कंडीशंस है उनमें से एक कंडीशन को फुलफिल करना है। साधारण या असाधारण निवासी होने के लिए आपको जो एडिशनल कंडीशंस हैं उन एडिशनल कंडीशन में अगर आप दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप साधारण निवासी हैं, और अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको हम ट्रीट करेंगे एज ए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आपको असाधारण निवासी की तरह हम
ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स। ठीक है, ओके, ये हो गया इंडिविजुअल का। यही सीन है एचयूएफ का। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक चीज है, उसमें कर्ता ऑफ द फैमिली, क्यों कि सारी फैमिली तो टैक्स देगी नहीं, तो जो उसका कर्ता है यानी कि जो उसका मेन कंट्रोल, जो उसका सबसे बड़ा जो उनमें होगा परिवार में सबसे सीनियर पर्सन जो होगा वो कर्ता ऑफ द फैमिली होता है। और उस कर्ता ऑफ द फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम जानते हैं कि वो एचयूएफ किस तरह का होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास इफ एचयूएफ कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया वेर इज पार्टली और फुल्ली इट वुड बिकेम ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब वो क्या है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का निवासी है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भारत में रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसका कंट्रोल फुल्ली या पार्टली इंडिया से हो रहा है तो। ठीक है, ओके। दूसरी है कि अगर, ठीक है, कर्ता ऑफ द फैमिली, उस जब आपने देख लिया कि रेजिडेंट है, ठीक है, उसको रेजिडेंट हमने डिक्लेयर कर लिया कि वो रेजिडेंट है। अब अगर भारत से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, if the HUF control and manage outside of the India, it became a non resident। ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा फिर। ठीक है, वो भारत में रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, अब अगर ये हो गया कि आपका जो, आप अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि वो इंडिया से मैनेज हो रहा है, ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, और अगर आप रेजिडेंट हैं तब फिर आप आगे के बारे में बात करेंगे कि हम देखें कि वो किस तरह से है। तो जब एक बार आपने फैमिली का कंट्रोल इंडिया से है, फिर हम देखेंगे कि उसके कर्ता की क्या पोजीशन है। इफ कर्ता ऑफ द एचयूएफ इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी होगा, और कर्ता अगर नॉट ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए आपको प्रीवियस वाली स्लाइड पे देखना पड़ेगा, ये वाली। ठीक है, यहां हमने जो ये डिसाइड करा, किस तरह से डिसाइड करा, फिर उस पर इंडिविजुअल वाले रूल लगेंगे। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए उसको ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी दोनों। ठीक है, दोनों या दोनों में से कोई एक इन कंडीशन को फुलफिल करेगा, या तो ये और या तो फिर ये। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तब जाके माना जाएगा कि अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऑर्डिनरी, और दोनों में से कोई भी नहीं करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ओके। अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, तो कंपनी का रेजिडेंशियल अगर होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया पूरी तरह से इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो हम उसको मानेंगे कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, अदर देन इंडियन कंपनी वो भी रेजिडेंट है, क्योंकि वो पूरी की पूरी कहां से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से कंट्रोल हो रही है। द कंपनी आउटसाइडर है तो नॉट इंडिया, अगर वो इंडियन का पार्टली अगर कंट्रोल इंडिया से हो रही है तो रेजिडेंट हो जाएगी, और बिकेम ए ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। कंपनी कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में ये सिचुएशन है। प्लेस ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है एन इंडियन कंपनी एंड अदर देन इंडियन कंपनी, और अगर वो इंडियन कंपनी है उस, तो पहली है अगर होली इंडियन है, पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, और ये वाली सिचुएशन लिखिए, इंडियन कंपनी है, पूरा कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो भारत में वो रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है, दूसरा देखिए, होली आउट ऑफ इंडिया, अगर उसका कंट्रोल पूरा भारत से बाहर है, तो अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट, और फॉरेन कंपनी है तो नॉन रेजिडेंट। तीसरी कंडीशन है पार्टली इन इंडिया, अगर वो इंडिया से पार्टली कंट्रोल हो रही है, अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट, और फॉरेन कंपनी है तो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस द टैक्स लायबिलिटीज, कि हम उनकी टैक्स लायबिलिटीज को कैसे डिसाइड करेंगे। ऑर्डिनरी आपको यहां पे दिया हुआ है। पहली कंडीशन है एन इनकम विच इज
accrued and arisen or deemed to be accrued or arisen in India which may be received India or outside of the India. अगर इनकम भारत में कमाई हुई मानी गई है, ठीक है, रिसीव्ड इंडिया में हुई है, अगर ऐसा है कि वो ऐसा माना गया है कि जो आय है वो आय का स्रोत जो है भारत है और भारत में कमाई हुई है या कमाई हुई मानी गई है या उपार्जित हुई मानी गई है इंडिया में, तो ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगा, और ये वाली कंडीशन फर्स्ट वाली तीनों तरह के रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी अगर वो कमाई इंडिया में हो रही है और मानी गई है कि इंडिया में ही वो इनकम के लिए काम किया गया है। दूसरी कंडीशन, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया विच इज एक्रूड एनी प्लेस, कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो चाहे वो भारत के बाहर ही कमाई गई है। सपोज दैट आप फॉरेन गए और आपको जो है सैलरी इंडिया से मिल रही है और फॉरेन गए हैं अपनी कंपनी के काम से, तो चाहे आप रेजिडेंट है चाहे नॉट रेजिडेंट है, चाहे ऑर्डिनरी है चाहे नॉट ऑर्डिनरी है, जो भी आपकी कंडीशन है तीनों कंडीशन में टैक्स होगा क्योंकि इनकम जो है वो रिसीव्ड इंडिया में कहीं भी कमा रखी हो। ठीक है, कंडीशंस, एनी इनकम विच इज आउटसाइड ऑफ द इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ द इंडिया। अगर कोई इनकम ऐसी है कि जो आपको फॉरेन में ही मिल रही है और काम आपने फॉरेन में किया है और रिसीव भी फॉरेन, जैसे यहाँ के कई लोग काम करते हैं फिर उनको वहीं जो है सैलरी मिलती है, एक तो बाहर देश काम किया और सैलरी आपको भारत में ट्रांसफर हुई सीधे, ठीक है, इंडिया के खाते में आपके पास सैलरी आई, तो अब वो इंडिया में सैलरी रिसीव हुई तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। एक ये है कि आप फॉरेन काम कर रहे हैं और आपको पैसा भी फॉरेन में ही मिल रहा है, तो जब आप अगर भारत के निवासी हैं तो तभी टैक्सेबल होगा, वो भी साधारण। अगर आप कौन से निवासी हैं? ऑर्डिनरी। अगर आप ऑर्डिनरी निवासी हैं तो तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। चौथी कंडीशन है कि कोई भी बिजनेस की इनकम अरिजन आउटसाइड ऑफ द इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कोई भी बिजनेस की इनकम जो कि भारत में उपार्जित मानी गई हो और बिजनेस ऐसा हो जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा कहां से हो रहा हो? इंडिया से हो रहा हो, तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा भारत में, मतलब भारत में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है फिफ्थ वाली कि एनी इनकम पास्ट ईयर विच इज रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड ऑफ द इंडिया ब्रॉट इन इंडिया, पुराने सालों की कोई इनकम अगर आपने फॉरेन में कमाई है और अब आप उसको इंडिया में लेके आ रहे हैं पुराने सालों में, तो नेचुरली है पुराने सालों की इनकम है तो उसके ऊपर क्या लग चुका होगा? टैक्स लग चुका होगा, और अब आप उसको इंडिया में लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। ठीक है, क्योंकि उस इनकम पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके होंगे। तो ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन हमें बताती हैं कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप इनकम को किस तरीके से टैक्स लगाते हैं इनकम के ऊपर। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि निवास स्थान हमेशा ये डिसाइड करता है कि आप अगर किसी, ऐसा हो सकता है कि कोई निवासी भारत का हो, इस साल वो रेजिडेंस हो, अगले साल नॉट ऑर्डिनरी हो जाए, इस साल ऑर्डिनरी है, ठीक है, आप इस साल इंडिया में रह रहे हैं, अगले पूरे साल अगर आप इंडिया से बाहर हो तो उसके नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप नॉट ऑर्डिनरी हो जाएंगे, क्योंकि आप भारत में नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही आपकी टैक्स लायबिलिटीज का डिसीजन होता है कि आपको किस इनकम के ऊपर टैक्स देना है और किस इनकम के ऊपर टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको 7.5 नंबर में ये क्वेश्चन आराम से मिल सकता है कि करदाता की निवास स्थान के आधार पे आप बताइए कि उसकी टैक्स लायबिलिटीज हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं। तो वो निर्धारित करने के लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि एक निवासी कब साधारण होगा, कब असाधारण होगा, कब अनिवासी होगा।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो क्या वो निवासी है, क्या वो अनिवासी है, दोनों में HUF और रेजिडेंस में। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हम डिसाइड कर लेंगे कि वो भारत में निवासी है तो किस तरीके का निवासी है, क्या वो साधारण निवासी है या वो असाधारण निवासी है, वो किस तरीके का निवासी, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, साधारण या असाधारण। इसी तरह HUF साधारण और असाधारण, इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो किस इनकम के ऊपर टैक्स देगा और किस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देगा। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको कैसे हेल्प करेगा किसी भी इंडिविजुअल की टैक्स को कैलकुलेट करने में कि उसको किस इनकम के ऊपर टैक्स देना। और ध्यान रहे, कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है और इंडिया में ही जैसे हम हैं इंडिया में ही काम कर रहे हैं और पैसा भी हमें इंडिया में ही मिल रहा है, तो चाहे अगर मैं ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी किसी भी तरह का रेजिडेंस हूं, तीनों तरह के रेजिडेंस में 1 2 3 इन तीनों सिचुएशंस में मुझे क्या मिलेगा, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। सॉरी 1 2 3 इन तीनों सिचुएशन में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडिया आपने उसको जनरेट करा है, मतलब आप फॉरेन में काम कर रहे हैं और भारत किसी बैंक में या आपके घर में उसका पैसा आ रहा है, तो ये माना गया है कि रिसीव्ड accrued outside of the India, origin outside of the India but received in India, this income is also taxable in all three conditions। कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल, कोई ऐसी इनकम है कि आपने आउटसाइड ऑफ द इंडिया जनरेट करी, यानी कि आप बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं फॉरेन की और वहीं आपने अकाउंट खोल रखा है और वहीं आपको पैसा मिलता है, तो वो इनकम कहां जनरेट है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया में। रिसीव कहां है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो इसीलिए वो केवल और केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंस के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि वो निवासी यहां का है। तो जहां के आप निवासी हैं आपको उसी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक, क्लियर, अंडरस्टैंड। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से डन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।